हेलो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए दिन खबरों में रहता है। अभी जो वोट चोरी का मामला चल रहा है उससे संबंधित बहुत निर्वाचन आयोग न्यूज़ में है। आइए देखते हैं हर एक इसके पहलू को, हर एक बच्चे को अपन मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से, यूपीएससी या एमपीपीएससी के। तो सबसे पहले देखते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या है। देखो, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे अपन चुनाव आयोग भी कहते हैं, जनरल, ठीक है, तो यह एक स्वायत्त मतलब एक इंडिपेंडेंस बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसलिए इसको संवैधानिक निकाय भी कहते हैं। फ्री फ्रॉम है, किसी के दबाव में नहीं रहती है ये। तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। देखो, जो भारत निर्वाचन आयोग होता है उसका काम क्या रहता है, जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, है ना, तो इनका जो चुनाव का संचालन है, उनकी प्रक्रियाओं का, तो ये जो कार्य होता है भारत निर्वाचन आयोग करता है। देखो दोबारा से देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। दूसरा आ जाता है पृष्ठभूमि पे इसकी में, भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15 ऐसे अपन संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें 22 भाग होते हैं, ठीक है, और 12 अनुसूची हैं। तो जो 15 वाला जो भाग होता है उसमें चुनाव से संबंधित बातें की गई हैं। जैसे संविधान को कई चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया, तो जो 15 वाला चैप्टर है, 15 वाला भाग है, वो चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही जाती है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को इस संविधान के अनुसार की गई थी। इसलिए 2011 से 25 जनवरी को ही अपन मतदाता दिवस भी मनाते हैं। देखो, अभी अपन ने क्या देखा, सिंपल सा निर्वाचन आयोग क्या है, सिंपल सा बता दे रहे हैं कि भाई निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन करता है। पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जो भाग 15 है वो चुनाव आयोग से संबंधित होता है, चुनाव से संबंधित होता है, जो कि चुनावों के संचालन के लिए आयोग की स्थापना करने की बात करता है। और 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। इसमें अपन बात करें, संविधान में बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियाँ क्या हैं, उसका कार्यकाल क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसमें जो पात्रता होती है वो क्या हो, इन सब के बारे में 324 से 329 तक सब कुछ कहा गया है। तो आइए एक बार संक्षिप्त में देखते हैं 324 के बारे में क्या गया है। देखो, 324 क्या कहता है कि चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। 3 शब्द होते हैं इसमें। 324 में क्या होता है, चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व कौन कौन से हैं, अधीक्षण करना है, निर्देशन करना है और नियंत्रण करना है। 325 में बात करता हूं मैं, तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, क्या, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। यानी किसी व्यक्ति को आप धर्म, जाति और लिंग के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, चाहे वो किसी ऊंची नीची जाति से, जैसे कि सिस्टम बनाया गया है लोगों के दिमागों में, या फिर किसी लिंग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है, या फिर जो अपना एक अन्य समुदाय होता है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, जो दिव्यांगजन वगैरह कोई भी होते हैं, तो उनके बिहार पर अपन इसको किसी व्यक्ति को मतदान करने से नहीं रोक सकते हैं, या जो चुनाव आयोग है उसको अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। ये 325 अनुच्छेद कहता है। देखो 324 क्या कहता है, चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व होते हैं, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। 325 में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य न ठहराने का प्रावधान है। 326 के बारे में बात करता हूं मैं, तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए, क्या, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन
वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार का मतलब रहता है 18 वर्ष जिस व्यक्ति ने आयु पूरी कर ली है वो मत देने के लिए, यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए वो वैलिड हो जाता है, यानी पात्रता धारण कर लेता है और वो वोट, उसका वोटर कार्ड बन जाएगा तो वो वोट भी दे सकता है। ठीक है, अगला है 327। तो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति होती है। देखो अपन को पता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर होते हैं, एक होते विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो ऐसे लोकसभा के बारे में बात करता हूँ मैं, तो अपने 552 सदस्य यहाँ से लोगों के द्वारा निर्वाचित करके भेज देते हैं। तो उसमें से जो विधायिका होती है तो उसका कार्य होता है क्या कि कानून को बनाना होता है। फिर एक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका जो कानून बना दिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको धरातल पर लाना, ये काम होता है। फिर तीसरा जो न्यायपालिका रहती है, ये विधायिका कानून क्या बना रही है, कार्यपालिका उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, इनका एक मतलब सिक्योरिटी नहीं करना, मतलब उनकी देखभाल करना। क्या गलत कानून बनाया है तो उसको नल एंड वॉइड करा दिया जाता है, जैसे कि एनजीएसी 2014 में एक कानून आया था, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड करार दिए थे। ऐसे कई कानून होते हैं, तो इस टाइप से बातें करते हैं। देखो दोबारा से देखते हैं, 324 में बात करता है चुनाव आयोग में चुनाव आयोग के लिए निहित दायित्व, इसमें अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। 325 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान करने के लिए अयोग्य न ठहराने की प्रावधान बात करता है। 326 में लोकसभा में प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। 327 में बात करता है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति होती है। और 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। देखो 327 में विधायिका के द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति होती है और 328 में राज्य का जो विधानमंडल है, जैसे कि मध्य प्रदेश का विधानमंडल के बारे में बात करता हूँ, तो इनको चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति 328 में, और अपने जो लोकसभा है, संसद है, उसको 327 के अकॉर्डिंग ये पावर दी गई है। 329 में चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बात की जाती है। ठीक है, अब आते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में बात करते हैं। देखो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। मूलतः बात जब अपना 25 जनवरी 1950 में जब संविधान चुनाव आयोग की स्थापना होती, उस दौरान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो चुनाव आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। देखो क्या बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त था। ये संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक सूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय फिर बना दिया गया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। देखो मूलतः कितना था, अपना एक ही चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करते हैं 16 अक्टूबर। इसकी थोड़ी स्टोरी है, मतलब ऐसे डिस्प्यूट वगैरह हुआ था, तो इसके कारण क्या उसको 3 सदस्यीय बॉडी बना दिया गया था। फिर बाद में फिर 1 सदस्यीय बना दिया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 से इसको परमानेंटली अभी भी जो वर्तमान में जारी है 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप है इसका। ठीक है, निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पे आएगा, सेक्रेटरीट कहाँ पे इसका, नई दिल्ली में आएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले रहते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट हो गया तो उस पहले रिटायर हो जाएगा, और 65 वर्ष की यदि उसकी आयु आती है तो उसको पहले हटा दिया जाता है। तो दोनों में से जो पहले होता है उसके अकॉर्डिंग इसका कार्यकाल होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, और उन्हीं के समान वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान ही जो ऐसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उनकी ऐसे महाभियोग अनुच्छेद 1 में बात करता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही सेम प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की होती है, और उसी सेम प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त को यदि उसके पद से हटाना है तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही इसको पद से हटाया। देखो दोबारा से बात करें अपन संरचना के बारे में, इसमें केवल मूल रूप से केवल एक चुनाव आयुक्त होता है, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करते हैं 16 अक्टूबर 89 को, तो 3 सदस्यीय बॉडी बना दी जाती है। फिर दोबारा से फिर इसको 1 सदस्यीय बना दिया, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय ये बॉडी बना दिया है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। इसका जो सचिवालय होता है नई दिल्ली में होता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करें तो IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। और जिनको जो वेतन भत्ते वगैरह मिलते हैं, इनको जो दर्जा प्राप्त होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनको जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। अब एक बार हटाने की प्रक्रिया को देख लेते हैं हल्का सा। देखो, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, या मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें। देखो कौन कौन से बात करें, उच्चतम न्यायालयों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 148 में बात करता है मुख्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में बात करते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध हो जाता है। इन पर क्या है, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर अक्षमता के आधार पर, देखो क्या क्या इसमें ग्राउंड बनाए गए हैं। यदि उच्च न्यायालय के बारे में बात करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें, नियंत्रक महालेखा, इनका सबका एक जैसा प्रोसीजर होता है। ठीक, इनको दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से इनको पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि इनको हटाना है तो 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपयुक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ऐसी प्रक्रिया होती है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में होता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, क्या रहता है, मतलब महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है इसमें दोनों जो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, दोनों जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके 2/3 से बहुमत से इसको पार कर दिया जाता है तो हट जाते हैं। अब इसके कार्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखो, चुनाव जनरल अपन को सबको पता है हालांकि, लेकिन एक बार देख लेते हैं। चुनाव आयोग भारत में लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राज्यों की विधानसभा होंगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। देखो, चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तैयार करना। ठीक है, यह निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट भी तैयार करता है, और मतदाता पहचान पत्र एपिक कहते हैं ना इसको, ठीक है, इसको भी जारी करता है। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए, मतदान कहाँ पर होना है, मतगणना केंद्र कहाँ बनाने, उनके लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं एवं अन्य संबंध कार्यों का प्रबंधन भी करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, और उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। ठीक है, देखो चुनाव चिन्ह आवंटित करना हो गया। ठीक है, मतदान और मतदान केंद्रों के लिए स्थान वगैरह इसको आवंटित करना, उसका प्रबंधन करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, वोटर लिस्ट और जो पहचान पत्र होता है उसको भी जारी करना। ठीक है, आम चुनाव या उपचुनाव के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तैयार करना। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। अगला है, निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में, निर्वाचन हो जाता उसके बाद में किसी सदस्य को अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उसके मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक बुलाकर के सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है, जैसे कि
किसी स्टेट में ऐसे भी आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो जैसे ही इसकी घोषणा करी जाएगी भाई फलानी तारीख को वहाँ पे इलेक्शन होने हैं, तो उसी टाइम से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे और सत्ता में मौजूद लोगों के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, ठीक है। जो प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री होता है उसका मतलब नारायण बॉडी हो जाता है, इस कोई पावर नहीं होती उसके पास। और यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा भी निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। ऐसे लोकसभा के लिए कितना एक सदस्य को उसके एरिया में छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से इसकी खर्च सीमा भी निर्धारित करता है। तो इससे कई कार्य हो जाते हैं। अब मैं भारत निर्वाचन आयोग का महत्व के संबंध में बात करता हूं, तो 1952 के बारे में बात करें तो 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है और मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका भी निभाता है, राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है और संविधान में निहित मूल्यों को मानता है और अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता स्थापित करता है और विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्ता, कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोग आयोजित और संचालित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। हितधारक हो गए, मतदाता हो गए, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है। देश के चुनाव प्रक्रिया प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। चुनाव सुधारों पर निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बारे में बात कर रहे हैं, 2020 में बात करता हूं मैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इसके अधिकारियों और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित 9 कार्य समूह ने चुनावी सुधारों पर अपनी मसौदा सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसमें ये निम्नलिखित हैं। ऐसे कि नए मतदाताओं के पंजीकरण और पते में परिवर्तन सहित विभिन्न मतदाताओं सेवाओं के लिए सभी प्रपत्रों को एक ही पत्र से प्रतिस्थापित करना है। कई संख्या में फॉर्म भ्रम पैदा करते हैं और प्रक्रिया में दक्षता को प्रभावित करते हैं। 17 वर्ष की आयु में सभी संभावित मतदाताओं के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू करना, ताकि 18 वर्ष की आयु में पात्र होते हैं और उन्हें मतदाता सूची में नामांकित किया जा सके। अगला है, ईसीआई ने मतदाता के रूप में नामांकन के लिए 1 वर्ष में 4 कट ऑफ तिथियों को भी सिफारिश की है। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान पहचान पत्र जैसे एपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया है। विभिन्न मतदान विधियों की संभावना और व्यवहार्यता की तलाश करने की सिफारिश भी की है। आईआईटी मद्रास ईसीआई के लिए आधार संबंध रिमोट वोटिंग सिस्टम के लिए एक प्रोटोटाइप का काम कर रहा है। राजनीतिक दलों के लिए की गई सिफारिशों में उम्मीदवारों के ऑनलाइन नामांकन और पार्टियों द्वारा अनुमत खर्च की समय सीमा भी तय करना, ये सब शामिल है। वर्तमान में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को चुनाव पर खर्च करने की अनुमति है, चुनाव प्रचार पर सीमित खर्च करने की अनुमति है। एक अन्य सिफारिश सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर मतदान से पहले 48 घंटे की मौन अवधि लगाने की थी। मतदान से पहले 48 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार करना फिलहाल प्रतिबंधित है। चुनाव कानून संबंध संशोधन विधेयक आया था 1921 के प्रस्ताव है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, दिसंबर 1921 में लोकसभा ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 21 पारित किया था। यह विधेयक मतदाता सूची डाटा और मतदाता पहचान पत्र के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ने का प्रयास करता है। और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो निर्वाचन नामावली का डुप्लीकेशन, निर्वाचक विधेयक की मुख्य विशेषता है निर्वाचक नामावली का डुप्लीकेशन। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की बारे में बात करता है कि उसकी धारा 23 उसमें संशोधन का प्रावधान करता है कि जिससे मतदाता सूची डाटा को आधार पारिस्थितिक तंत्र से जोड़ा जा सके। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन को रोकना है। इससे फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मदद मिलेगी। यह लिंकिंग विभाग से संबंधित व्यक्तिगत लोक शिकायत और कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 105वीं रिपोर्ट के अनुरूप है। मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स के बारे में बात करें तो नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। हालांकि 18 वर्ष की आयु के बाद भी कई लोग मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं, इसलिए है कि क्योंकि 1 जनवरी को क्वालिफाइंग का तरीका के रूप में माना जाता है उनको। विधेयक के अनुसार वोटिंग रोल को अपडेट करने के लिए 4 क्वालिफाइंग तारीखों की घोषणा की जाएगी, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों के पहले दिन 18 वर्ष के हो चुके लोगों को शामिल किया जाएगा। लैंगिक तटस्थता लाना, यानी सेवा मतदाताओं की पत्नियों
सेवा मतदाताओं की पत्नियों की पंजीकरण की भाषा जो अब जीवन साथी में से बदल दिया गया है, यह कानून को और अधिक लिंग तटस्थ बना देगा। सेवा मतदाता वे हैं जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं या इसके बाहर राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में सेवारत हैं या भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी हैं। अगला है निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। देखो, वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अवधारीकरण हुआ है। इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। राज्यों की सरकारों के द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनावों से बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है और चुनाव आयोग चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श संहिता का उल्लंघन किया जाता है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं है। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास भी नहीं है। हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। यह धारणा है कि पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक है कि कम से कम पारदर्शिता का होना, क्योंकि इनका चयन मौजूदा सरकार की पसंदता के आधार पर होता है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैकिंग, वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी लाते हैं और वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग की सामने बड़ी चुनौती है। आयोग के जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिक सुरक्षिता करने के लिए आवश्यक है कि समक्ष और सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभालें। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सिफारिशें की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता और कानून मंत्री, देखो, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के नाम समक्ष प्रस्तुत करेगा। बात करें, प्रथम चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो कि 26 नंबरों के हैं। इस टाइप से बहुत ही शानदार तरीका से चुनाव आयोग के संबंध में हर एक डायमेंशन को कवर किया गया है। इसका मुख्य मतलब क्या होता है, इसका संरचना क्या होती है, इसकी समक्ष चुनौतियाँ क्या है, ठीक है, इसके कार्य क्या हैं, ठीक है, और इसके संशोधन वगैरह, ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है 324 से 329 तक, इनके बारे में तो इस टाइप से बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर ही कोशिश करूँगा उस पर और अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो को बनाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।